अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने इलेक्शन जीतते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और हमें अंदाजा था कि पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ किस किस्म के बयानात दिए जाएंगे और इंतहा पसंद इकदामात लिए जाएंगे। लेकिन हालिया दिनों में हमने ये देखा है कि जो भारत की जानिब से बयानात आए हैं उनमें नरेंद्र मोदी के बयानात हैं, उनमें उनके डिफेंस मिनिस्टर के बयानात हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बयानात हैं, वो ज्यादा ही सख्त होते जा रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की जानिब से भी जो बयान दिए गए हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया है। चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बर्मा नहीं है, इसीलिए कोई गलत फहमी में आप ना रहें। साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी आज ये कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से ना देखे, हम मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो जो बयानात आ रहे थे उस हवाले से भी मैं बात करूंगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि जिस दौरान इंडिया के इलेक्शंस हो रहे थे, मैंने कोई 3 प्रोग्राम किए थे और उनमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्लिप्स दिखाए थे नरेंद्र मोदी के बयानात की, जो टॉक शोज में उन्होंने कहे थे, जो तकारीर में उन्होंने कहे थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला उन्होंने जहर उगला था। और मैंने ये बार बार अपने प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और खास तौर पे नवाज शरीफ साहब को बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद वो प्रोग्राम उनकी नजर से गुजरे नहीं, शायद वो तकारीर उनकी नजर से गुजरी नहीं। इसीलिए हमने देखा कि शॉल और साड़ी का तबादला भी हुआ। जब वहां पर ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया तो नवाज शरीफ साहब फौरन चले भी गए। और अब हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन को समझ आया कि ये मोदी सरकार जो है शायद पीस में यकीन नहीं रखती या पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात में यकीन नहीं रखती। तो इस पर हम बात जरूर करेंगे और मैं कुछ ऐसे क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ आज प्रोग्राम में एएनपी, जेयूआईएफ और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे, जो आज उन्होंने एक हड़ताल करने की कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा में। हमारे जराए तो हमें यह बताते हैं कि वो हड़ताल नाकाम हो गई। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है, मुनाफिकत है या मकाफात अमल की सियासत वहां पर हो रही है? आज इस इशू पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, सबसे पहले तो मोदी के हवाले से बात कर लेते हैं। अंदाजा तो सबको था कि किस हद तक वो इंतहा पसंद है और पाकिस्तान के लिए क्या वो ख्यालात रखते हैं, लेकिन इतनी छोटी सोच और इतनी घटिया सोच उनकी होगी, इसका अंदाजा लगा लिया था आपने पहले? देखिए, जो आदमी छोटा होता है वो अपने कद से ज्यादा अपनी सोचों में छोटा होता है। ये मोदी साहब खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में गए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ पंगा लेगा वो पाकिस्तान पे मेहरबानी करेगा। जिस इंतशार, खलफशार, दहशत गर्दी, जोडो कराटे से हम गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूँ, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की हैसियत से नहीं कहना चाहता, अंदर से जानता हूँ इस सारे मामलात को, कि ना बिरला जी के मंदिर में प्रसाद बटेगा, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना चिड़ियाँ चहकेंगी, ना घास उगेगी। अगर किसी ने पाकिस्तान से, और वो जो आपका कोई असम का थोड़ा सा इलाका था जो हमारी रेंज में नहीं था, वो भी रेंज में है, माइंड इट। और हमें सब कुछ पता है कि आपने कहां क्या कुछ रखा है। और पाकिस्तान जमानत है हिंदुस्तान की जिंदगी की। और आज जो जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी चीन से बढ़ गई है, ऐसे सोचे और ऐसे बयानात आपको साइज में, आज हिंदुस्तान की जीडीपी जो चीन से ज्यादा बढ़ गई है और उनका रेवेन्यू 1 टाइम हो गया है, ये सारी चीजें जमीन बोस हो जाएंगी, सारी चीजें जमीन बोस हो जाएंगी। हमारी जिंदगी, हमारी आजादी, पाकिस्तान का वजूद, हिंदुस्तान के वजूद की जमानत है, वरना 22 पाकिस्तान हिंदुस्तान में बन जाएंगे। माइंड इट। ये बेवकूफी कर क्यों रहा है हिंदुस्तान? क्योंकि मोदी सरकार तो मशहूर थी इस हवाले से कि इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, कारोबार को फरोग देंगे, तो फिर इस तरह की बेवकूफाना स्टेटमेंट क्यों आ रही है? इंटरनेशनली जो इंसान की सोच होती है, उसने बताया कि मशरकी पाकिस्तान के डाउनफॉल बांग्लादेश बनाने में उसका क्या रोल था। यही रोल उनका बलूचिस्तान में है। लेकिन क्या हम बेखबर हैं? हम हर एक को इल्जाम लगाते रहे। टिट फॉर टैट होना चाहिए। किल द बिफोर ही किल्स यू, किल द बिफोर ही किल यू। अगर आपने हर दफा यही पॉलिसी हिंदुस्तान एक ही जुबान समझता है, टिट फॉर टैट। दोस्ती करोगे, दोस्ती करेंगे, अच्छे तल्लुकात रखोगे, अच्छे तल्लुकात रखेंगे, पंगा लोगे, बड़ा पंगा लेंगे। और हमने जो अपनी पॉलिसियां बदली, हम बुनियादी तौर पर उन सोचों से नाशना हैं जो कुछ हमारे साथ बीती है या बीत चुकी है। लेकिन आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क़यादत, तमाम पार्टियां, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की क़यादत इस मसले पे मैं समझता हूं एक पिच पे हैं।
और वो किसी ऐसे सर एक पेज पर तो हैं, लेकिन हमें यह बात का एतराफ करना पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत को, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख्याल देर से आया। उन्होंने सही अच्छी नीयत से कोशिश की थी कि मोदी सरकार से ताल्लुकात बेहतर करें, खत्ते में अमन आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभलना चाहिए था ना। एक शख्स जो कि मशहूर है अपनी इंतहा पसंदी के लिए, पाकिस्तान के लिए गलीज सोच रखने पर, उससे थोड़ा सा तो एहतियात ये करना नवाज चाहिए था। शरीफ साहब की सोच है। वो जब इंडिया में चीनी भेजने और बेचने का मसला था, वो भी टाइम नहीं ज़ाया किया उन्होंने। उनकी ख्वाहिश और ख्वाहिशें, वो एक मुजाहिदीन के ग्रुप से मिले, दिन को उन्होंने जो बातें की वो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो बयान दिया बाद में ये दिया कि ये कच्चे धागे के रिश्ते और ये वीज़े भी ख़त्म हो जाने चाहिए। बॉर्डर जो है ये कच्चे धागे का एक रिश्ता है और ये वीज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। बेसिकली नवाज शरीफ साहब किस्मत का दिया खाते हैं, किस्मत की जो उनकी कह सकते हैं मुकद्दर है, वो उसका खाते हैं, और अमली तौर पे उनका सोच, उनकी विजन वो कायदाना नहीं है जो आज पाकिस्तान के इस वक्त में पाकिस्तान के किसी कायद की जरूरत है। अच्छा, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे इलेक्शन के दौरान और मैंने वो वीडियोस भी दिखाए थे, खाली ये बताने के लिए कि सोच क्या है उनकी। मैं चाहूंगा कि दो झलकियां जरा आप भी देख लें उनके इन क्लिप्स की। जरा सुनाइए कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रखते थे। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। नवाज शरीफ ने ये कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ये आपकी कौन सी औकात है? नवाज शरीफ ये आपकी कौन सी औकात है? जी, तो क्लिप आपने देखा। शेख साहब बड़े आराम से उन्होंने कह दिया, जो मैंने गुजरात में किया था, यानी कि गुजरात में जो हजारों लोगों का कत्ल किया था, वही मैं करता पाकिस्तान के साथ भी। तो ये सोच इन्होंने पहले ही दिखा दी थी कि मेरी ये सोच होगी। देखें, सोच नहीं बदली जा सकती, और इनकी सोच का अंदाज़ा इससे लगाए, मुझे वजीर मेहमानदारी सदर साबिक मुशर्रफ ने मुकर्रर किया वाजपेयी का। दे रिफ्यूज टू कम। उन्होंने कहा हम ये दौरा कैंसिल कर देंगे, शेख रशीद हमें वजीर मेहमानदारी कबूल नहीं है किसी कीमत पे। फिर शौकत अजीज को लगाया गया। देखें ना, ये जो इनकी सोचें हैं कि इन्होंने अमेरिकन को कह के मुझे 2 दफा जहाज से उतरवाया और ब्रिटिश में मेरे खिलाफ ये सारी लाबी की। बेसिकली वो पाकिस्तान में किसी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते जो गर्दन उठा के चल रहा हो, जो पाकिस्तान की सालमियत और इज्जत और गैरत को अपनी जिंदगी से ज्यादा तरजीह देता हो। इनको ऐसे ही गुड्डू पप्पू चाहिए, गुड्डू पप्पू, इधर के ताइफे उधर और उधर के ताइफे इधर और इधर से उधर और उधर से इधर, 2 नंबर के लोग चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहा है, अंदर से तोड़ने की भरपूर साजिश कर रहा है। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान की सरहदों से खेले। प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। बलूचिस्तान में वो मुलव्वस है और दूसरे शिया सुन्नी फसादात में वो मुलव्वस है, और पाकिस्तान में देखें वो हर उस काम में, देखें उनके लिए तो आसान काम है कि पाकिस्तान को अंदर से जितनी आसानी से उनके मकासद हो सकते हैं आपस में लड़वा के, वो बॉर्डर पे आके तो उनका सत्यानाश। हमने ये सारी चीजें जो हैं कोई शबरात पे पटाखा चलाने के लिए तो और ये शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3 जिसकी आप बात कर रहे थे, रेंज भी अब उसकी ज्यादा हो गई है। लेकिन शेख साहब ये बातें हमें तो मालूम है, लेकिन जो इंडिया ने खासतौर पे स्टेटमेंट अभी बांग्लादेश में जाके दिया है मोदी ने कि जो बांग्लादेश फोर्सेस के साथ हमने मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा, मतलब ये हमें तो मालूम है, लेकिन ग्लोबली इसको अब हमने जाकर बताना है लोगों को। और कल बड़ा अच्छा मौका था, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, वहां पर ये जिक्र नहीं किया उन्होंने इस स्टेटमेंट का। देखें, नवाज शरीफ बेसिकली, मोदी जो है वो भी एक सारे वो वक्त खत्म हो गया जब बड़े लोग, नेहरू था, लिंकन था, जमाल नासर था, अतातुर्क था, हो ची मिन्ह थे। अब ये मोदी टाइप के लोग हैं। नवाज शरीफ मोदी टाइप की कहते हैं। ये इस कौम की, ग्लोबल वर्ल्ड की बदनसीबी है कि यहां नवाज शरीफ और मोदी टाइप के लीडर आ गए हैं जिनकी विजन ही नहीं है। और मोदी मरवा देगा इतने बड़े हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को। मेरी एज ए पॉलिटिकली मैं समझता हूं कि हमें वेट एंड सी, वॉच एंड सी रखनी चाहिए पॉलिसी,
और इतने बड़े वो फनियर नहीं हो गए कि पाकिस्तान के साथ वो पंगा ले सकें। और जो कुछ आज तो उनके जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमने बर्मा में जाकर मदाखलत की है वो पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है। और छोड़ें ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या करेंगे, इसमें चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की आर्मी की क़यादत उन लोगों के पास है जो शहीदों की दास्तान है, जिनके घरों में आज जनरल राही शरीफ वो क़यादत है पाकिस्तान की जिनके घरों में शहादतों की दास्तानें हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ आगे निकल आ गए, इनकी कुर्बानियों की दास्तानें हैं। बाय ब्लड वो पाकिस्तान के सोल्जर हैं और सारी कौम जो है उसके साथ खड़ी है। सर आग तो इनको लगी है जब ये चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, $46 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट का वादा किया चाइना ने, आग उसके बाद ही लगी है। वैसे देखें, मैं तो पहले दिन से समझता हूं कि हमारे मसले क्या हैं। देखें, हमें इंडिया को शिकस्त देनी है तो वो हमें जीडीपी बढ़ानी है, हमें तवानाई हासिल करनी है, हमें इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बढ़ाना है, हमें अपने मुल्क के लिए देखें जो हकीकी बात है वो तस्लीम करनी चाहिए। अगर इकॉनमी मजबूत होगी तो मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी, अगर इकॉनमी मजबूत होगी तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। अगर मुंशी टाइप के औस्त किस्म के आपके वजीर खजाना होंगे वो क्या करेंगे जी, मक्खी पे मक्खी मारेंगे, मक्खी पे मक्खी मारेंगे। क्या वो बजट देंगे इस कौम को? क्या एक रेवोल्यूशनरी सोच उनके पास होगी? क्या वो इस पाकिस्तान को, पहले भी वो झूठ बोलते रहे शुमारियात में, और हमने जुर्माना दिया मुशर्रफ के दौर में उनका IM में पता नहीं कितने $1 मिलियन कि उन्होंने गलत स्टेटा जो है वो दाखिल किया था। आज भी वो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमारी क्या चीज़ है हमारे पास, क्या हमारी माजरत के साथ रेवेन्यू 200 तो ये कह रहे हैं ना, जो अभी तक इन्होंने रिफंड देना वो भी 200-150 निकाल दिया जाए, 400 कम हो जाता है। जो बैंकों से एडवांस ले रहे हैं वो भी निकाल दें। क्या आपने तवानाई का सत्यानाश कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, सब कंपनी की मशहूरी के लिए कर रहे हैं, और रूलर वो सोलर लगा दिया भावलपुर में जी, सब कंपनी की मशहूरी के लिए। लेकिन 100 मेगावाट का चलता ही 18 से 20 मेगावाट है सोलर, उसकी कैपेसिटी इतनी है। नंदीपुर का क्या हाल है, गोडानी का क्या हाल है, कासमपुर, और ये हमें दे रहे हैं दाशा डैम और बादशाह डैम, और अभी तक उनकी तो जमीनों की पेमेंट नहीं हुई। किसको बेवकूफ बना रहे हो? बहरहाल वो तो हर पिछले काफी सालों से बजट में जो है कहा जाता है। चीन का पाकिस्तान के साथ ये कॉरिडोर, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और मैं और अवामी मुस्लिम लीग और सब पाकिस्तानी इसकी भरपूर सपोर्ट। क्योंकि अभी आपने ये कहा कि माशी तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा, तो अभी जो हालिया बजट आया तो शेख साहब, डार साहब ने तो बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा कि पहले साल में हमने मुल्क को जो है डिफॉल्ट से बचाया, दूसरे साल में हमने मुस्तहकम किया, तीसरे साल में हम ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं हम तो प्लान के मुताबिक चला रहे हैं मैशत को। सर, नंगा आदमी क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या धोएगा? चौक में हम नंगे हैं कि हमारे पास, चौक में हम नंगे हैं कि जिस मुल्क के पास कारखाना चलाने के लिए, और हम अभी देखें ना, एहसन इकबाल का बयान देखें और वजीर खजाना का बयान देखें, दोनों बयान आपस में नहीं मिलते। कह रहा है 15 लाख आदमी 2 सालों में रोजगार है। मैं कहता हूं 20 लाख लोग 2 सालों में बेरोजगारी की में इजाफा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने किया क्या है जी? माजरत के साथ पहले काली पीली टैक्सियां चलाई, कर्ज उतारो मुल्क सवारो चलाया, उससे जान छुटी वो तंदूर चलाया, गरीब का सस्ती रोटी चलाई, उससे जान छुटी चला दिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आपको स्टूडियो आने में बड़ी आसानी हो जाएगी लाल हवेली से। अल्लाह की शान है कि इसने मेरा काम ज्यादा आसान कर दिया। सारी वो बरादरी मेरी शेख जो इनको वोट देती थी, दुकानदार बैठे हुए हैं सरों पे हाथ रख के कि हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। सारे वो मदीना कलात मार्केट वाले जिन बेचारों को इन्होंने, जो उनकी तबाही और नुकसान हुआ, उनको पैसे देने थे, कभी नहीं देने इन्होंने। सर ये अपने लिए सोचते हैं, और मुझे शक है कि इन्होंने चूजों के कारखाने बेच दिए हैं, जो सोयाबीन पे और जो उसकी खुराक पे 10% लगाया। चीनी को 4.25 अरब रुपया सब्सिडी दी है, घर भेजा है, घर पैसा भेजा है 4.25, हर तरफ से फैले हुए हैं। मेट्रो ये 44 से लेके 70 अरब तक लोग लिख रहे हैं, ये नीचे भी बस चल सकती थी। देखें साहब, आपने तो इस पे बिलाखिर वैगन नंबर 1 चलनी है, वैगन नंबर 1 चलनी है। ये इनको बड़ी गलतफहमी है, इन्होंने सारी वैगन नंबर रूट नंबर 1 को बेचारों को बेरोजगार कर दिया। गलतफहमी आपको है या नवाज शरीफ साहब को है? क्योंकि जिस दिन इनॉग्रेशन था मेट्रो बस का, तो उस दिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये शकील अवान
और हनीफ अब्बासी हारे हैं तो मेट्रो बस दी है, अगर जीत जाते तो शायद हेलीकॉप्टर सर्विस देते पिंडी और इस्लामाबाद। वो तो पहले ही चल रही है F-18 की जो हवाई सर्विस है। देखिए कितना इस कौम का मजाक है, इस मुल्क का लीडर, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े लेवल पर वो लोग जो F-18 में जिनके खिलाफ केसेस हैं 500 kg के 2 शिपमेंटें हैं F-18 की, अगर और कोई मुल्क होता तो नदामत से वो मुल्क का वजीर आजम, नदामत से उसकी आंखें नीचे हो जाती कि मैं कैसे बंदे का जिक्र कर रहा हूं जो 2 शिपमेंटों में F-18 में मुलव्वस है, जिसकी भरपूर मदद की है गवर्नमेंट ने कि वहां पता नहीं कौन सी लगती है C9 के F9 के क्या, कि वो मुलव्वस ना हो। ऐसे बंदे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो समझते हैं शायद सारा पिंडी खुदा ना खास्ता है। मैं तो ये वाकई समझा कि अगर शकील अवान नेक्स्ट टाइम आपको हरा दें तो वहां तो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो जानी है। हाँ, जहाज उड़ेंगे जी, पहले ही जहाज उड़ रहे हैं, हमारे जो हॉस्पिटल रुके हुए हैं वहां जहाज भी उड़ रहे हैं F-18 के, वहां जहाज भी उड़ रहे हैं हेरोइन के, कोकेन के, सर ऑर्डर के। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पख्तूनख्वा के हवाले से बात करेंगे। लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद जो ऑपोजिशन का एहतजाज है, क्या वो मकाफाते अमल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी इस तरह का एहतजाज किया था, या जैसे खान साहब कहते हैं ये जमातों की मुनाफिकत है? इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब। शेख साहब, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद एहतजाज है ANP, JUIF और पीपल्स पार्टी का, ये क्या है? मकाफात अमल है? जिस तरीके का धरना आपने और इमरान खान साहब ने दिया था इलेक्शंस के खिलाफ, इलेक्शन में रिगिंग के खिलाफ, वही अब आप पर आजमाया जा रहा है? देखें, जो हमने धरना दिया था वो तारीख का हिस्सा है। ये जो इन्होंने धरना देने की या हड़ताल की, ये ऐसी अपने आप को सियासी तौर पर ANP और पीपल्स पार्टी सरहद में जिंदा रख रहे हैं। पीपल्स पार्टी सारे सूबों में ख़त्म हो गई है, इंतज़ार करें अब सिंध में कब ख़त्म होती है, एक आखिरी सूबा। और आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले पहले पीपल्स पार्टी का इलेक्शन का जो कैंडिडेट है ना, एक कैंडिडेट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी बड़ी तादाद पहले तो रुक गई। इमरान खान, मैं समझता है इनको ले लेना चाहिए था, बड़े बड़े नामवर लोगों को। एक बड़ी तादाद PTI ज्वाइन कर जाएगी। अच्छा, कल भी बड़ी तादाद, कल भी साबिक 3 MP मैं कह रहा हूं एक बड़ी तादाद इस रोजों के बाद तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर जाएगी। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है जी? बाकी ANP एक मुर्दा जमात है, अमेरिकन प्रो टाउट जमात है, अमेरिकन एजेंट है। ये लोग कहते थे कि जनाब ये रशियन के एजेंट हैं, ये बिल्कुल नहीं। मैं मुशर्रफ के दौर में था और मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि ये मिले हुए थे, अमेरिकन के इंस्टिन थे उनके, और मुझे एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हिदायत मिलती थी कि इनको प्रोजेक्शन दें। ये क्या बातें करते हैं जी? और अगर आपको हिदायत मिलती थी कि प्रोजेक्शन दें, ये हिदायत अमेरिका की जानिब से आती है? नहीं, जाहिर है डायरेक्ट तो अमेरिका किसी को नहीं कहता ना, जिनको कहता है वो फिर आगे हिदायत मिनिस्टरों को देते हैं। सर जी, ये सारे 2 नंबर की कहते हैं, लूट मार का प्रोग्राम है इनका। और अगर KPK में इमरान खान ये कहता है कि जनाब अगर इलेक्शन करवाने हैं तो करवाएं, ये फैसला कर लें कहां कहां ये है तो करवाएं इलेक्शन। लेकिन मुझे ये बात बताया ना कि अगर आप कह रहे हैं कि ये, लेकिन मैं यहाँ भुट्टो का एक फिक्रा भी दोहराना चाहता हूँ जी। मुझे अच्छा याद है जब हम ये सारे स्टूडेंट लीडर थे तो उसने कहा कि इलेक्शन पाकिस्तान की बुनियादें ला देता है शेख रशीद, इलेक्शन जल्जला ले आता है। और KPK में वाकई जल्जला आया, कोई माने या ना माने, और एक तजर्बा हुआ। ये बड़ी इमोशनल सी टची सी कौम है, और मैं पंजाब में इस बात की हमायत करता हूँ और सिंध में कि 2-2 एक-एक दिनों के डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज इलेक्शन कराए जाएं ताकि कत्लो इस पर भी वो कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये तो तहरीक इंसाफ ने नहीं करवाया, उनकी हुकूमत ने नहीं करवाया, हम तो चाहते थे फेज वाइज हो। देखें सरदार, इलेक्शन कमीशन साहब 1-2 दिन पहले उनका बयान कुछ था, 2 दिन बाद उनका बयान कुछ है, एक दिन मैं मुनासिब नहीं समझता। हाँ, वो मैंने भी कल प्रोग्राम में दिखाया था। इलेक्शन के फौरी बाद उन्होंने तारीफ की और कल जो बयान आया, इलेक्शन के 24 घंटों के अंदर कुछ और बयान था, 72 घंटों के बाद कुछ और बयान था, और 3-4 दिन के बाद और बयान है। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं कि ANP जो है वो अमेरिकन एजेंट है, तो इनका इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान साहब से कैसे हो गया? वो तो एक दीनी, सर पाकिस्तान में कोई भी जेन्युइन अमेरिकन एंटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है एंटी अमेरिकन इस मुल्क में। सब 2 नंबर की सियासत करते हैं, सिवाय एक तालिबान के। वो पार्टी नहीं है, वो दहशतगर्द हैं या टेररिस्ट के जो अमेरिकन के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी एंटी अमेरिका सोच नहीं रखती। जब ये मिलते हैं डिप्लोमेट को और जाते हैं अमेरिका और वाशिंगटन DC, और जब असफंदियार गए थे और पकड़े गए थे, लोग भूल जाते हैं, वो तो मुंह छुपा के गए थे वाशिंगटन DC माल की वसूलियों के लिए। सर ये सारा खानदान
अब एक मैं बात कहूं, आप बुरा नहीं मनाएंगे, इस मुल्क में बड़ी बड़ी बातें तब्दील हुई हैं। मौलाना मौदूदी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो इस्लामी स्कॉलर और मुफक्कर, जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी मौदूदी यहां पैदा हुआ है, जरूरी नहीं कि वली खान का बेटा भी वली खान है या बादशाह खान का पोता भी असफंद यार यही है, जरूरी नहीं है कि खाकसारों के बेटे भी यहां खाकसार पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है कि अताउल्लाह शाह बुखारी की आखिरी नस्ल ने वो मुकाम हासिल किया। यहां जो आज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अपने औलादों पे, देखो इनका इन बजट से क्या ताल्लुक है जी। नवाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, इसके बच्चे बाहर हैं, डार के बाहर हैं, आसिफ जरदारी का सारा कुछ बाहर है, हमें यहां इनकम टैक्स और लेकिन शेख साहब जब ये कहते हैं कि 2 साल में दुबई बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसको वापस लेके आया जाएगा, तो वो पैसा भी वापस आएगा जो सियासतदान लेके गए? आएगा। सियासतदान की देखें, सब कुछ पता है इन लोगों को कि किसका कितना पैसा कहां है। जो आदमी बैंक से कर्जा लेता है ना, उसको पता होता है, जो शेख रशीद अगर बैंक से कर्जा माफ कराता है ना, तो उसके नोटिस में है कि किस किसने कर्जा माफ कराया। इन सबको पता है कि 4.38 बिलियन की इस साल में प्रॉपर्टी खरीदी गई है। वहां को है इस दुनिया में ये सोचने वाला कि पाकिस्तान में इतनी दौलत है, लेकिन वसूली किस पे की जा रही है? बेचारे पे, बिजली पे, गैस पे, माचिस पे, सिगरेट पे, डब्बी पे, दूध पे, तेल पे। 12 चीजें गरीब आदमी को चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन शेख साहब देखें, पकड़े भी तो जाते हैं ना। $5 लाख ऐलान अली भी लेके जा रही थी, वो पकड़ लिया आपका तो खुराई सब का ऐलान अली पे डगा। वो 144 फ्लाइटों में से 1 फ्लाइट उसकी पकड़ी गई, और बाकी जो 4.38 बिलियन गया वो किसी ने नहीं देखा कि कौन लेके गया और कहां से गया। देखें 44 फ्लाइटों में 1 पकड़ी गई है, और वो फ्लाइट पहली दफा इधर से गई है या इधर से जाती थी, बाकी तो कराची से जाती हैं सारी मॉडलें। देखें आप ये सोचेंगे मॉडलों के पास इतना रहन सहन कैसे आ गया, और आप फिर बताते हैं कि 14 लाख का उसके पास परस है, 4 लाख की उसके पास ऐनक है, फलाने ऐनक है। लोगों को आप और इस तरफ माइल करते हैं कि लग्जरियस लाइफ के लिए आप भी जो है क्रिस्टाइन किलर बन जाए पाकिस्तान की। चले मॉडल से वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। जो मुतालबा है इन तीनों जमातों का वो ये है कि री इलेक्शन की बात रहने दें, पहले आप स्टेप डाउन करें, हुकूमत खत्म करें परवेज खटक, इसके बाद केयर टेकर सेटअप में नए इंतखाबात होंगे। देखें ये तो उसी का रिवेंज ले रहे हैं जो इमरान खान ने कहा। इमरान खान ने जब ये कहा कि आप इस्तीफा दें, आप पे यकीन नहीं है, यही बात उधर दोहराई जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, ये रवायत जो आप लोगों ने डाली है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, रवायत तो डली नहीं। मैं समझता हूं रवायत तो सड़क चौक पे आएगी कौम, जिस दिन आएगी निजात पाएगी, वरना आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और फजल रहमान और असफंद यार ये सारे एक हैं अंदर से। इन सब की औलादें और उनके पास दौलत के तूफान है, अंबार है इनके पास दौलत के। निकलो पाकिस्तानियों, निकलो इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों के खिलाफ। ये वो नहीं है जो कौम को बताते हैं दे आर नॉट व्हाट दे आर, दे आर नॉट व्हाट दे आर। ये सब धोखाबाजा, फ्रॉड। मैं समझता हूं एक आदमी पत्तेबाज है, एक आदमी नौसरबाज है, एक आदमी फ्रॉडिया है, एक आदमी झूठा है। उसी की तरह ये क्यादत है 2 नंबरों की, जिसने मुल्क को सब्ज बाग क्या दिखाते हैं, खंबे पे टांग देंगे जी, पेट चाक के निकालेंगे, घसीटेंगे रस्सा डाल के ग्वाल मंडी की सड़कों पे आसिफ जरदारी को। बाद में कहते हैं माफी चाहते हैं क्योंकि हम और आप दोनों बेईमान हैं। 2 बेईमान जब तक इकट्ठे ना हो, 2 बेईमान जब तक इकट्ठे ना हो, उस वक्त तक किसी ईमानदार को शिकस्त नहीं होती। ये तो 3-3, 4-4, 6-6 बेईमान इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। हर वो आदमी जो अंडर द टेबल पैसे लेता है वो इकट्ठा है। तो आपके ख्याल में खटक साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ना तो हुकूमत तोड़नी चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो पहले तो मैं इस हुकूमत के बनाने के खिलाफ था इमरान खान को। हाँ, ये आप हमेशा कहते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाकर इमरान खान फंस जाएगा। हॉस्पिटल में 2 चीजें मेरी इमरान खान से इख्तिलाफ राय थी, दोनों पे आज भी वो कायम है कि वो ठीक था, मैं गलत हूं। यानी 24 या 36 घंटे पहले भी इमरान खान कायम था। मैं कहता था पार्टी इलेक्शन से पहले, पार्टी मुल्की इलेक्शन से पहले इलेक्शन ना करा तू, और ये केपीके की गवर्नमेंट ना बनाना बाद में। पहला उस पर झगड़ा हुआ, और मैंने उसको मिसाल दी कि उसकी पार्टी का एक आदमी इटली से आके मेरी मुखालफत करता है क्योंकि मैंने गॉर्डन कॉलेज में उसको शिकस्त दी थी। एक इलेक्शन जो गॉर्डन कॉलेज में मैंने उसको शिकस्त दी थी, वो इटली से आके मेरे खिलाफ कंपेन करता है, और मैं उसको कहता हूं भाई छोड़ यार, बस कर। कहता है मेरा सारा सियासी कैरियर तूने तबाह कर दिया, मैं आज शेख रशीद होता तेरी जगह अगर मैं गॉर्डन कॉलेज में ना हारता।
सो दिस इज द वे। आपने ये पहले भी कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, उसमें लेकिन अब मैं कहता हूं कि फंस गए तो फंसे रहे, बनाई रहनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज, जब आप लोग ये धरना दे रहे थे यहाँ पे, तो हर किसी ने ये तज्जिया किया था कि ये रिवायत अब पड़ गई है कि जो भी हारेगा वो कहेगा धांधली हुई है, वो इसी तरह एहतजाज करेगा, हड़ताल करेगा, और आज यही हो रहा है। किसी ने नहीं कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई है, किसी ने नहीं कहा। बड़े फेयर इलेक्शन में वहां तो मेरा ख्याल है कि व्हाट अ पीसफुल पीपल दे आर, व्हाट अ रिस्पेक्टेबल पीपल। मैंने तो बहुत अरसे बाद गया, जब टूरिज्म मिनिस्टर था तो कभी जाता था, मैं बहुत अरसे बाद गया। उनकी रवायात अभी जिंदा है, शराफत है। मैं फ़ोन भूल गया होटल में, मैं टेलीफोन भूल गया, तो मैं नगर गया और उधर अता झील की तरफ गया। 4-5 घंटे बाद, 8 घंटे के बाद मैं होटल आया। आप यकीन करें मेरा फ़ोन गिलगित में वहीं पड़ा हुआ था। नहीं, और ये वाहिद मेरे ख्याल से अब इलाका रह गया है जहां पर अगर रिश्तेदार आपस में भी लड़ रहे होते हैं तो उसका एहतराम होता है, वरना आप देखें मुल्क सर में मैं तो अपनी मिसाल फ्रेश बता रहा हूं। में 8 घंटे बाद होटल में आया, जहां मेरा फोन पड़ा हुआ था वहीं पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं उठाया। लेकिन सर तो पिस्तौल से छीन लेते हैं। इस पुरअमन और साफ और शफाफ इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ तो स्वीप कर गई, मेजॉरिटी सीट्स लेगी। जाहिर है उसने, देखें अब जरूरी नहीं कि आप बैलेट बॉक्सेस में जुर्दू चलाएं। 45 अरब रुपए का आपने ऐलान किया, फिर आपने बैतुल माल को वहां फेंका हुआ था समेत पैसों के थैलों के। वो पीपल्स वर्क्स वाली भी वहीं बैठी हुई थी, बेनजीर शहीद प्रोग्राम वाली भी, मारवी मेमन साहिबा जो भी है आपकी हुकूमत में रह चुकी है, मतलब नाम तो ना भूल जाए उनका। बहुत अच्छी तरह याद है जी। वहां शुजात के लिए भी वोट मांगने जाती नहीं है। वहां मुशर्रफ का इलेक्शन भी उन्होंने मुशर्रफ की टोपी पहन के लड़ा है। और इस वक्त जितने लोग असेंबली में, जितने लोग मोस्टली लोग जो मेरे सामने तकरीर की है, कैसर शेख ने, दानियाल अजीज ने, हारून अख्तर नई एंट्री जो है सर हारून, मुझे आप मुकम्मल करने दें। दानियाल अजीज ने और अवैस लगारी ने और उसने दूसरी, ये सारी मुशर्रफ की टीम है। जाहिद अहमद साहब, जाहिद अहमद तो नहीं बोला अभी तक, जो असेंबली में बजट को नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं। इस तरह तो ये मुशर्रफ को भी डिफेंड नहीं करते थे। चलें सर एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और इस ब्रेक के बाद चंद और मेरे सवाल आते हैं शेख रशीद साहब से, वो करेंगे। एक वक्फे के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में है, क्योंकि इस पर हम बात कर रहे थे तो चाहूंगा एक और सवाल कर लूँ। ये किसमें थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए, जो सियासतदान पार्टी बदल के चले जाते हैं या जो उनको ले लेते हैं अपनी पार्टी में। जिस मुल्क का वजीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करता, जिस मुल्क का वजीर जो भी है, पता नहीं वो एहसन इकबाल और डार की आपस में शराय नहीं लाइन और लेंथ मिल रही, बाल एक जगह नहीं टपा खा रही। जिस मुल्क में ख्वाजा आसफ और दूसरे, सर जी जब आप देखेंगे इख्तदार होता है ना, सब चीज ऐसे नजर आती है शफाफ। जब इख्तदार से बंदा नजर आता है ना, सलाब उतर जाता है हुक्मरानी का, फिर अंदर से टीन निकल आता है, डब्बा निकल आता है, अंदर से कोई और पोलिएस्टर, कोई और चीजें निकल आती है, पता लगता है कितना गंद था अंदर। आप देखेंगे ये इनके जो, आज मैंने एक मुतालबा किया है, एक मुतालबा, सारी कौम मिलकर इनसे पूछे कि LNG का क्या रेट है, किस रेट पे इंपोर्ट किया, और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसफ और शाहिद खाकान स्पेशल प्लेन लेके जो कतर गए, किस रेट पे पाकिस्तान में LNG आ रही है। मैं सारी कौम से मुतालबा करता हूं, अवामी मुस्लिम लीग का नेशनल इशू है कि इसमें करप्शन है, और दुनिया के जिन 2 मुल्कों में करप्शन है, अंडर द टेबल कमीशन मिल रही है, सारे नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने अपने बिजनेस उन्हीं के साथ किए हैं, डीलें, डेवलपमेंट, इंपोर्ट, सब उन्हीं 2 मुल्कों में। इस पे तो हमने बात कर ली, बहुत सारे लोग नवाज शरीफ की कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सर ये बताएं, अभी आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से एक बहुत बड़ा हुजूम निकलेगा, तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेगा। कल जो है साउथ पंजाब में 3 साबिक MP पीपल्स पार्टी के ज्वाइन कर चुके हैं PTI को। जो मंडी बहाउद्दीन में इलेक्शन लड़ा वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। तो मतलब तहरीक इंसाफ में भी क्या फर्क रह जाएगा PMLN और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, जब उन्हीं के पुराने हारे हुए या जीते हुए कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे? देखें, तहरीक इंसाफ का यूथ तो यही बातें कर रहा है। मैं अब क्या करूं, कोई नौजवान क़यादत ही नहीं आती, सारे लीडर सिठियाए हुए हैं मेरे समेत। इस मुल्क को लीड करने के लिए एक बड़ा लीडर चाहिए 40-45 साल का। ये थके हुए लीडर शेख रशीद समेत जो हैं, वो इन मुल्क को बहरानों से निकालने की न सलाहियत रखते हैं, न स्टडी है, न उम्र है। सच बोलने का भी खौफ रखते हैं, क्योंकि नैब में केस आ जाएगा।
नहीं, अगर जो भी बोलेगा, मुझसे तो रोज चीजें जो पूछते हैं भाई, मैं कहता हूं ले जाओ भाई, पासपोर्ट चाहिए ले जाओ भाई, मैंने क्या करना है। देखिए, मैं वो पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूं जिसने लाल वैली के नीचे भी कोई खोखा नहीं लगाया। वहां भी जो सब्सिडी पे चाय गरीब आदमी को अगर रक्शे वाले को मिलती है तो लाल वैली के होटल से मिलती है। असल मसला क्या है, इन लोगों ने सियासत को कारोबार बनाया और कहते हैं कि हमने खिदमत का जरिया बनाया। सब झूठे हैं परले दर्जे के। सर कौम, मैंने आज कहा असेंबली में, मुझे शक है कि आप चूजों के कारखाने बेच रहे हैं जो इस पे टैक्स लग रहा है, और चीनी के आपके पास हैं क्योंकि उसे सब्सिडी मिल रही है। ये बात आपको बोलने दी स्पीकर ने असेंबली में? हाँ, कौन रोक सकता है? मैं जब बोलने पे तो रोकता है ना आपको। वो मेरा स्पीकर ही नहीं खोलते जब नहीं खोलते। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि कोई ये सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्रियों में घुसने की जरूरत करता है कि कितने ट्रक निकले? कोई चीनी की एक्साइज और सेल्स टैक्स की फैसला कर सकता है? सर जी, इस मुल्क में सरकारी अफसर तो हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको उठा के फेंक देंगे बकर, बावलपुर, रहीम यार खान। चलिए, शीरी मज़ारी साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि नवाज शरीफ साहब ने क्यों मुंह बंद रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा, कल उनकी बांकी मुंह से जब मुलाकात हुई थी तो इस इशू को एड्रेस करना चाहिए था कि इंडिया ने किस किस्म के बयान दिए। शेख साहब, एक और बड़ी अहम बात, और मेरा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है जब मैं ये देखता हूं, और पता नहीं सियासतदानों को शायद एहसास नहीं है या शर्म नहीं है उनको, क्योंकि 3 दिन से ये नाबीना अफराद गर्मी में, तपती धूप में एहतजाज कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और आज उनकी फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक बढ़ गई कि वो पंजाब असेंबली में गए, वहां पे गेटों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, फिर मेट्रो बस पे जाकर उन्होंने धरना दिया। मतलब कोई नहीं देख रहा कि नाबीना अफराद धूप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड में वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, किसी की नजर नहीं जाती उन पर। ये तो बेचारे नाबीना हैं और बहुत सारी इन्होंने जिद्दोजहद की है, 2-3 दफा पार्लियामेंट के आगे पहुंच गए हैं। उस माशरे का भी सोचें जो बोल ही नहीं सकता बेचारा, जिसके पास हेपेटाइटिस के जाली टीके खरीदते हैं, कैंसर के जाली टीके खरीदते हैं, टीबी की जाली दवाइयां खाते हैं। सर, आप इस मुल्क में जुल्म की दास्तान है। आप सुन सुन के किस किस को आप कहते हैं शर्माते नहीं है। यहां कोई ना सुनता है ना शर्माता है। यहां जिसका दाव लगता है वो दबोच देता है, जिसका दाव लगता है वो उठा लेता है। ये मुल्क चंद खानदानों के लिए बना है और ये कब्जा सियासतदानों का सब सियासतदानों के पास नहीं है, चंद खानदानों के पास है जिनकी औलाद बाय रोज कंप्यूटर पे गिन रही है, इतने मिलियन हो गए। शेख साहब देखें, आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने जब पीटीआई वापस आई थी असेंबली में, उन्होंने क्या तकरीर की थी? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो यही डायलॉग क्या ख्वाजा आसिफ पीटीआई का मेंबर उसके आगे बोला सवाई शेख रशीद के? कोई बोला? क्या बात कर रहे हैं आप? इमरान खान के साथ खिलाफ उसने जो जुबान इस्तेमाल की, कोई बोला? कोई बोला? आप ये भी देखें ना, सवाई शेख रशीद के नहीं, लेकिन क्या ये जबान आज खानदान ही असम्बलियों में जाते हैं। जब तक आम आदमी असम्बलियों में नहीं जाएगा, आम आदमी की असम्बली नहीं होगी, आम आदमी की पार्टी अवामी मुस्लिम लीग अहमियत नहीं करेगी। यही तमाशा। मेरी बात दूसरी है, क्या ये शर्म हया वाले डायलॉग ख्वाजा आसिफ को शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, जो 3 दिन तक नाबीना अफराद सड़कों पर बैठे हुए वहां पर? अगर ये करें तो चाहिए क्या? ये मीठा मीठा आप कौड़ा कौड़ा थू। अब ये रेंटल पावर जिसका केस ख्वाजा सब लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं रेंटल पावर को दोबारा ऑन रोल कर लिया डिफरेंट नामों से। वही रेंटल पावर इनके हो गए जिसके खिलाफ ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट में गए। सर, मीठा मीठा आप कौड़ा कौड़ा थू। आप ये देखें ना, मीठा मीठा आप कौड़ा कौड़ा थू। वक्त आएगा तो पता लगेगा ख्वाजा आसिफ और दूसरा आबद शेर अली। पिछले केसों में नहीं मैं जाना चाहता, वक्त आएगा कौम देखेगी। मेरी बात को याद रखना। आबिद शेर अली के वर्कर्स पे तो एक नया केस बन गया, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा नहीं गुजरा। वो हैदराबाद में एक गधा मर गया, उनके 6 जो है मैं फाइनेंशियल केसेस की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे केस निकलेंगे कि लोग कान पकड़ लेंगे। फाइनेंशियल केसेस की बात कर रहा हूं कि लोग तोबा तोब करेंगे। ये वक्त कब आएगा सर? इसका तो बड़ी एक अरसे से इंतजार नहीं आएगा तो इसमें जमहूरी हुकूमतें आई, डिक्टेटर आए, लेकिन ये सब बातें होती रही, कुछ हुआ नहीं। डिक्टेटर तो कुछ ना कुछ करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि ये जाती इनाद पे करते हैं। फिर ये कहते हैं जाती इनाद पे करते हैं। जो एक दफा का चोर है वो 100 दफा का चोर है। जिसने एक दफा हराम खाया उसने 100 दफा हराम खाया। जिसने एक दफा करप्शन की है, अगर उसको फिर मौका मिलता है उससे ज्यादा करता है। सर, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि कल सेनेट में जब बजट पे बहस हो रही थी तो एतजाज एहसन साहब ने बड़ा बुरा माना कि प्रेसिडेंट हाउस का ममनून हुसैन साहब का भी बजट बढ़ा दिया। वो कह रहे हैं एक स्याही की बोतल हो 2 साल निकाल सकते हैं, उन्होंने दस्तखत करने हैं सिर्फ। देखें, अगर नवाज शरीफ दुल्हन वो जो पियामन भाई, देखिए ना, इस मुल्क में ऐसे लोगों को नवाज शरीफ लगा के पसंद करता है जो मालशी हो, जिनकी कोई अपनी सोच ना हो,
जो नवाज शरीफ का जहाज उतरे और वहां दही भल्ले लेके और चाट लेके खड़ा, इनकी कुल क्वालिफिकेशन क्या, कभी काउंसलर भी बने हैं ये चीफ ऑफ सुप्रीम कमांडर हैं इस मुल्क के। फिर जब इन कमांडरों का वही इंजाम होता है जब दूसरे फिर ये कहते हैं कि जनाब अली जब भी जंग हुई है ये फौज के दौरान हुई है, जब इस किस्म के सुप्रीम कमांडर होंगे, शख्स गवर्नर बन जाए फिर प्रेसिडेंट बन जाए, उसको क्या जरूरत है काउंसलर बनने की सर? सही कह रहे हैं आप, हमें आप सही समझा रहे हैं। मुकद्दर होता है सर, आपका नहीं होता है। मुकद्दर कोई नहीं होता है, सोच होती है। गुलामी की सोच और गैरत की अप्रोच में बड़ा फर्क होता है। गुलामी की सोच और गैरत की अप्रोच, गैरतमंद फांसी चढ़ जाता है लेकिन जमीर के लिए जिंदा जाता है। बेशर्मी और मालशिये की सोच तो टके सेर बिकती है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आए, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगा, अब कौम नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रही है। हर किसी का बयान आ चुका है। कल आपके पास एक बेहतरीन मौका था यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के सामने एहतजाज करते इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के हवाले से, आपने नहीं किया, लेकिन अब एक सख्त स्टेटमेंट आपकी तरफ से बनता है, एक मुंह तोड़ जवाब आपकी तरफ से जरूर बनता है। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पर आप दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।